जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज हब विद मास्टर जी में। सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। दिवाली पे थोड़ा सा टाइम नहीं लग पाया, इसके कारण वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन अभी हम इसके बाद कंटिन्यू रखेंगे रेगुलरली। तो इससे पहले हम पॉलिटी की 9 क्लास कर चुके थे, 10 क्लास कर चुके थे एक्चुअली। और उनमें हम हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो कर रहे थे, जिसमें हम हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक वो कवर कर चुके थे। जिसमें हमने देखा था कि लास्ट क्लास में आर्टिकल 12 है जो वो राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 13 हमें हमारी जो भी रीति रिवाज संस्कृति और जो हमारे धार्मिक कानून या फिर कोई भी कानून ऐसा जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करता है वो सब मान्य नहीं होंगे, ऐसा आर्टिकल 13 में कहा गया था। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 हमें समानता का अधिकार के बारे में हमने पढ़ा था। आर्टिकल 14 में जिसमें समता का अधिकार और कानून के जो समक्ष संरक्षण था उसका प्रावधान किया गया था। आर्टिकल 15 में हमने देखा लिंग जाति धर्म और जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव को निषेध किया गया था। आर्टिकल 16 में हमें अवसर की समानता लोक नियोजन में कार्य की समानता का अवसर दिया था। आर्टिकल 17 हमें छुआछूत को निषेध करता हुआ पाया गया और उसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया था। और जो आर्टिकल 18 था उसमें उपाधियों का अंत किया गया था। इसके बाद हम आर्टिकल 19 पे आ गए थे और आज हम उसी आर्टिकल 19 के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक हमने पढ़ा समानता का अधिकार, अभी हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। हमारे पास टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। पहले 7 होते थे, अभी 6 कर दिए गए हैं। तो हम अभी दूसरे मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत इसके अंतर्गत 1976 तक 7 बंद है, जैसा कि भी बताया। तो 1978 में क्या किया गया, एक संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन। और उसी संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार था हमारा मौलिक अधिकार, वो 19(1) के F भाग में आता था, उसको समाप्त कर दिया गया संशोधन करके। और अब जो संपत्ति का अधिकार है अभी क्या है, केवल वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। और इसको रखा गया है अनुच्छेद 300 K में। पहले अनुच्छेद 19 की भाग 1 के F भाग में आता था, लेकिन अभी इसको यहाँ से हटा के अनुच्छेद 300 K में रख दिया गया है। और ये कभी कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं रहा। और ये किसके द्वारा खत्म किया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 1978 में। अब ये देखते हैं कि जो 19वां हमारा आर्टिकल है इसमें जैसे कि 19(1) के F में रखा गया था, तो F के अलावा बाकी जो इसमें A B C में कौन कौन से अधिकार आते हैं उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 19 का भाग 1 का A भाग, जिसमें क्या कहा गया है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार हमें प्रदान किए गए, यानी कि हम कहीं पर भी भाषण दे सकते हैं, अपने विचार हैं जो भी उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है, हमें यह हमारा मौलिक अधिकार है। इसके तहत अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद का ये सूचना का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। और जो प्रेस को फ्रीडम मिली हुई है, ये कहीं भी जाकर कुछ अपना रिपोर्टिंग करते हैं, किसी से कुछ पूछ लेते हैं, किसी के बारे में भी कुछ खबर निकाल लेते हैं, तो वो सब अधिकार कहाँ है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 19 के भाग A में। और इसके साथ ही सूचना का अधिकार भी इसी में आता है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, किसी के खिलाफ विरोध कर सकते हैं किसी का, तो ये अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, ये इसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन हम हड़ताल नहीं कर सकते, चक्का जाम नहीं कर सकते, ये हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं आता। इसका डिफरेंस क्या है कि अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो हम शांतिपूर्वक किसी चीज़ का प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, तो उससे क्या है, दूसरे व्यक्ति परेशान नहीं होते। लेकिन जब हम हड़ताल करते हैं, चक्का जाम करते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारी वजह से अगर हमने चक्का जाम कर दिया तो रोड पे जो आ जा रहे हैं, कहीं किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, कहीं और कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कोई भी इमरजेंसी किसी की हो सकती है, तो इसकी वजह से क्या है, वो इफेक्ट होते हैं, वो आ जा नहीं पाते। तो इसमें इसमें दूसरे के मौलिक अधिकार को क्या हुआ, हनन हुआ, क्योंकि उन्हें भी तो घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता है जो वो हम छीन रहे हैं हड़ताल करके, चक्का जाम करके। तो इसलिए जो हड़ताल है, वो चक्का जाम है, वो हमारे अधिकार के अंदर नहीं आता, मौलिक अधिकारों में इसको निषेध बताया गया है।
इसके साथ ही राज्य वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध कुछ आधार पर लग सकता है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, नैतिकता, देश की एकता एवं संप्रभुता। यानी कि ये कहता है कि हमें भाषण देने की स्वतंत्रता तो है, प्रेस को भी स्वतंत्रता है, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ कंडीशन है जहाँ पे ये हमारी स्वतंत्रताएं हमें नहीं मिलती। वो कौन कौन सी कंडीशन है? जैसे कि जब राज्य की सुरक्षा की बात हो, तब हम ये स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकते कि नहीं, हमें तो भाषण देने की, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, और हम कुछ ऐसी बातें, कॉन्फिडेंशियल बात है जो वो मीडिया में बोल दें, किसी को बता दें, कहीं मीटिंग करके बता दें, जो हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए खतरा हो, उस इंफॉर्मेशन तो हम ऐसे विचार व्यक्त नहीं कर सकते, उस पर निषेध है। इसके साथ ही विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, यानी कि अगर कोई हमारे, हम कुछ भाषण देते हैं और उससे हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है, दूसरे देशों के साथ संबंध है, दूसरे राज्यों के साथ संबंध है, अगर उन पे खतरा बनता है, उनके साथ हमारे संबंध जो खराब होते हैं, अगर हमारे भाषण देने से या किसी के भी अपने विचार व्यक्त करने से, भाषण देने से, तो वो ऐसे भाषण पर, ऐसे विचार अभिव्यक्ति पर रोक लगाया गया है। इसके साथ ही नैतिकता और देश की एकता एवं संप्रभुता पर अगर खतरा आता है, यानी कि अगर हमारे देश की एकता और अखंडता किसी भाषण से खतरे में आती है, यानी हम किसी धर्म के आधार पर किसी को उकसाते हैं, धार्मिक भाषण देते हैं, जाति के आधार पर उकसाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, तो वो सब क्या हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। तो ऐसे भाषण और विचारों के अभिव्यक्ति पर भी रोक लगाया गया है। ये भी हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं आता। इसी तरह जो बात नैतिकता के होते हैं, यानी कुछ हम ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो नैतिक रूप से सही नहीं है, तो वो ऐसे भाषण भी हम समाज में, कहीं भी सभा में नहीं दे सकते, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंडीशन रहती हैं जहाँ हम अपने विचार को एक लिमिटेड तरीके से रख सकते हैं। अगर हम इन सब तरीकों को क्या है, अगर इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमारे भाषण की वजह से, अभिव्यक्ति की वजह से, तो हम स्वतंत्र हैं। लेकिन जहाँ इन पे कोई बात आती है, तो हमें ये अधिकार है जो हमारा मिला हुआ है, ये छीन लिया जाता है, ये हमारे पास अधिकार नहीं रहता इस चीज़ को लेकर। तो आगे चलते हैं। फिर 19 के बी भाग में क्या आता है, 1 बी में इसमें कहा गया कि हम शांतिपूर्वक एवं निरायुध सभा करने का अधिकार है। यानी कि हम ये कहीं नुकसान पहुंचाया, प्रॉपर्टी को चक्का जाम किया, इस तरह से अगर जब हम कोई प्रदर्शन करते हैं या फिर इस तरह की सभा करते हैं कि जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है, या फिर ये उप उपद्रवी जो लोग हैं, वो उस तरह के कुछ देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर वो सब कर रहे हैं, तो वो सब इसमें नहीं आता। लेकिन हम शांतिपूर्वक कोई विरोध कर सकते हैं जिसमें कोई युद्ध का कोई कारण ना हो, युद्ध के लिए हम अगर कोई सभा ना कर रहे हो, तो इस तरह की सभाएं करने का हमें अधिकार दिया गया है। तो ये कौन से में आता है, 19 बी में। तो पहला क्या था, पहले में हम भाषण देने का अधिकार था, अभिव्यक्ति का अधिकार था। अगर हम भाषण अच्छा दे रहे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, अपने विचारों को व्यक्ति अच्छे से कर पा रहे हैं, और हमारे विचारों को कोई सुनना चाहता है, तो इस तरह से हम क्या है, हम सभा में अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। तो दूसरा जो अनुच्छेद 19 का भाग बी है, इसमें क्या है, पहले में हम विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे में हम सभा करके अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक। तीसरा सी में आता है कि संगम व संघ बनाने का अधिकार है। यानी कि हम कोई संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, 19 के सी में आता है। यानी कि हम एक सभा बनाई हमने, पहले हमें विचारों की अभिव्यक्ति की, उसके बाद हमने एक सभा बनाई, और जब सभा एक बड़ा रूप लेती है तो उससे क्या बनता है, संगठन। तो उसके बाद हम संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है 19 के सी में। 19 के डी में क्या आता है, भारत के समूचे क्षेत्र में आबाद संचारण यानी भ्रमण की स्वतंत्रता है। इसका अर्थ ये है कि हम अपने देश में किसी भी राज्य में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, तो इसका हमें अधिकार दिया गया है। पहले ये क्या था, आर्टिकल 370 के तहत हम जम्मू कश्मीर में हमें ये स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, यानी कि भ्रमण कर सकते थे, लेकिन वहाँ बसने का अधिकार नहीं था। लेकिन अभी वो क्या ख़त्म हो गया है, तो वो अभी सभी जो 19 में हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो सभी अब जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होते हैं। तो इसमें क्या है, 19 डी कहता है कि हम पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं।
इसके बाद आता है 19 ई। 19 ई में कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में हम निवास करने व बसने की स्वतंत्रता हमें है। यानी कि हम कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर निवास कर सकते हैं, वहाँ रहना शुरू कर सकते हैं, परमानेंट वहाँ वहाँ के निवासी बन सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि पहले में हमें क्या है कि 19 ए में हमें दिया गया कि हमें अपने विचारों के व्यक्ति है, अपना भाषण देने के व्यक्ति है। इसके साथ साथ इसमें क्या आता है, हमें मौन रहने की स्वतंत्रता होती है। आरटीआई की जो स्वतंत्रता है इसी में आती है। प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 ए में ही आती है। इसके साथ साथ ये 19 एक में आता है, जो पुतला हम बनाते हैं किसी का, अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करके हम किसी का पुतला बनाकर जलाते हैं, तो वो पुतला जलाना क्या है, वो गैर कानूनी नहीं है, वो भी हमारा मौलिक अधिकार है, वो हम कर सकते हैं। तो ये भी किस में आता है, 19 के भाग ए में आता है। 19 के भाग 1 उसके भी सब भाग ए में आता है। तो 19 ए में क्या है, ये सभी अधिकार हैं। उसके बाद हमने 19 बी में क्या देखा, हमें सभा बनाने का अधिकार दे दिया गया। 19 सी में हमने क्या देखा कि हमें एक संगठन बनाने का अधिकार दे दिया गया। 19 डी में हमने देखा कि हमें पूरे भारत में कहीं भी कहीं किसी भी स्टेट में किसी भी शहर में भ्रमण करने का, घूमने का अधिकार मिला हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखा ई में कि हम घूमने गए कहीं पे, और अगर मान लो वहाँ जगह पसंद आ गई, तो हम कहीं भी वहाँ पर अपना निवास कर सकते हैं। यह हमें हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है। इसके बाद आता है 19 जी। अभी कहेंगे एफ नहीं है, एफ तो अभी बताया कि उसमें क्या है, संपत्ति का अधिकार था। और संपत्ति का अधिकार जो संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, उसके तहत इसको हटा दिया गया और हमारे अभी कानूनी अधिकार के अंतर्गत इसको रख दिया गया, इसलिए 19 एफ यहाँ पे नहीं आता अभी। तो इसके बाद आता है सीधा 19 जी। 19 जी में क्या है कि किसी भी प्रकार की व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। अभी हम क्या है, पहले हमें अभी कहीं भी किसी किसी स्थान पर जाकर वहाँ पर रहने की, हमारा जो परमानेंट निवास करने की, ये हमें मौलिक अधिकार दे दिया गया। अगर हम अब कहीं रहेंगे तो हमें क्या है, जीवन यापन के लिए, अपना गुजारा करने के लिए कुछ रोजगार भी तो चाहिए। तो 19 जी में वही कहा गया कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार कारोबार कर सकते हैं। ये हमें मौलिक अधिकार दिया गया है कि हमारे ऊपर कोई ये नहीं थोप सकता कि अगर कोई जाति के आधार पर ही आपको कोई व्यापार करना है या कोई धर्म के आधार पर ही आपको व्यापार करना है। हम जब चाहें जो चाहें व्यापार कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो 19 के हमने देखा, पहले विचारों के व्यक्ति, विचार अच्छे लगे तो सभा के भी व्यक्ति, फिर हम सभा बना सकते हैं। सभा अगर हमारी अच्छी चल रही है तो हम सभा का बुरा रूप दे के एक संगठन बना सकते हैं। संगठन के बाद हम क्या है, हमें किसी भी क्षेत्र में घूमने की, अभी क्या हमारा संगठन हमने बना लिया, तो संगठन क्या है, हम कहीं कहीं घूम कर अपने संगठन के तहत अपने विचारों को भी व्यक्त करेंगे, अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे। तो हम घूमेंगे इधर उधर अलग अलग जगह पर, तो क्या हमें घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर अगर हम कहीं पर घूम रहे हैं, अगर कोई जगह पसंद आती है तो हम वहाँ पर रुक सकते हैं, निवास कर सकते हैं, परमानेंट की वहाँ के निवासी हो सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है हमें 19 ई में। और फिर 19 जी में क्या है, अगर हम कहीं पर रह रहे हैं तो हमें अपना जीवन यापन के लिए हमें क्या कुछ काम कर धंधा करना पड़ेगा। अगर काम कर रहे हैं तो इसलिए कोई कारोबार है, व्यापार है, वो करने के हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है। तो वो 19 जी में आता है। तो ये भाग 19 का एक भाग होता है, इसमें इतने सारे हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो आर्टिकल 20 क्या कहता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 20, जिसमें कहा गया है कि अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि किसी भी अपराध के लिए इसमें 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इसमें 19 जो हमारा सॉरी आर्टिकल 20 है, जो इसमें कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो हम एक ही अपराध के लिए उसको 2 बार सजा नहीं दे सकते। इसके साथ ही कहा गया है कि पूर्व पद प्रभाव नहीं, यानी कि पूर्व के अपराध के लिए नए कानून के तहत सजा नहीं मिलेगी। अगर मान लो हमने आज कोई अपराध किया है और उसका केस का मुकदमा चलता है 10 साल, और 10 साल में हो सकता है उस केस से रिलेटेड जो भी अपराध है उससे रिलेटेड कानून नया बना दिया जाए, और 10 साल के बाद अगर सज़ा सुनाई जाए तो ये नहीं हो सकता कि जज है जो आपको वो 10 साल बाद के जो समय है उस टाइम सज़ा सुना रहे हैं तब उसके हिसाब से आपको सज़ा सुनाए। अगर वो जब सज़ा सुनाएगा तो आज जो कानून है उसी के हिसाब से सज़ा सुनाई जाएगी।
हम नए कानून के हिसाब से सज़ा नहीं सुना जा सकता। अगर ऐसा होता है तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है और इसको कोई भी छीन नहीं सकता। इसके साथ ही कहा गया है कि विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसी के आधार पर ही सज़ा मिलेगी, यानी कि जो कानून के तहत जो सज़ा का प्रावधान है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। ये नहीं है कि जज अपनी मर्जी से ये सोच के कि भाई इसने तो ये बहुत ही घिनौना अपराध कर दिया, इसको मैं कानून को छोड़ो मैं अपने हिसाब से सज़ा सुनाऊंगा, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। जो कानून में हमारे संविधान में जो सज़ा लिखी है उसी के तहत उसको सज़ा दी जाएगी, उसके अलावा कोई सज़ा उसको नहीं दी जा सकती। और इसके साथ ही इसके आगे है कि अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो अगर पुलिस वाले उससे मारपीट करके किसी तरह ये बुलवा लेते हैं कि भाई हाँ मैंने ये अपराध किया है, तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। अपने खिलाफ कोई किसी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो ये आर्टिकल हमारा जो 20 है वो हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये इसके साथ ही क्या है, जो हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 का प्रावधान किया गया था, संशोधन किया गया था, उसमें कहा गया था कि ये जो अनुच्छेद है आर्टिकल 20 ये इमरजेंसी के टाइम पे भी समाप्त नहीं होगा। यानी कि जो इससे पहले आर्टिकल हमारा 14, 15, 16, 17, 18, 19 जो अधिकार है वो अगर इमरजेंसी की कंडीशन में कोई बाहरी हमला होता है या कोई अंदरूनी जैसे राष्ट्रपति शासन वगैरह होता है, कुछ केसेस में जो इमरजेंसी की सिचुएशन होते हैं आर्टिकल 352, 356, आर्टिकल 360 के तहत, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति को कुछ राइट्स मिले हुए हैं, उसके कुछ अधिकार हैं कि वो हमारे कुछ मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है। परमानेंट उनको ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन कुछ समय के लिए उसको रोक सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 20 है हमारा, आर्टिकल 20, इसके तहत जो हमें अधिकार मिले हुए हैं वो किसी भी कंडीशन में, चाहे इमरजेंसी की कंडीशन हो चाहे कैसी भी कंडीशन हो, ये हमारा मौलिक अधिकार ना तो कुछ समय के लिए रोका जा सकता है और ना इसको ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21। इसमें कहा गया कि प्राण एवं व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका प्रावधान किया गया है। अभी इसका क्या अर्थ है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो जो हमारे जो संविधान मेकर थे जिसमें मेन रोल निभाया था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, तो उन्होंने जो आर्टिकल 21 है इससे संविधान की रीढ़ कहा है, यानी बैकबोन है जो हमारे संविधान की, वो क्या है, आर्टिकल 21। और ऐसा क्यों, वो अभी हम देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि जो शिक्षा का मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में आता है, जिसमें कहा जाता है कि जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के, उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और मुफ्त शिक्षा होगी। तो ये प्रावधान जो किया गया है अनुच्छेद 21 के भाग क में किया गया है। और इसके बाद है निजता का अधिकार। कभी 2017 में ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना था, निजता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि निजता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार है, विदेश यात्रा करने का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, ये सब जो अनुच्छेद 21 के तहत हमें मिले हुए हैं। यानी कि सूचना का अधिकार जो हमने पढ़ा, स्वास्थ्य का अधिकार है, हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है, जो हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो हम ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं क्या हमें फ्री में सब सेवाएं मिलती हैं, वहाँ से हम अपना इलाज करा सकते हैं। गरीब गरीब लोग हैं जो ज़्यादातर क्या है सरकारी हॉस्पिटल में ही अपना इलाज कराते हैं, जो अपना महंगा खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकते हॉस्पिटल्स का, महंगे महंगे हॉस्पिटल्स का, तो वो क्या है, वो किस कारण से है, वो हमारे इसी मौलिक अधिकार के कारण से है कि हमें स्वास्थ्य का अधिकार है। और उसी स्वास्थ्य के अधिकार को पूरा करने के लिए ये सरकारी अस्पताल बनाए जाते हैं और इनके अंदर गरीब लोगों के लिए या सभी के लिए, सभी लोगों के लिए फ्री इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। क्योंकि गरीब लोग तो नहीं कह सकते खाली, क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार है केवल गरीबों के नहीं है, ये सभी लोगों के हैं, अमीर हो गरीब हो, ये कह सकते हैं हम, जेंट्स हो या लेडीज हो, किसी पे ये कम नहीं है, किसी के ज़्यादा नहीं है, सबके लिए समान है। तो आगे चलते हैं। कहता कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, यानी कि हम एक अच्छे वातावरण में रहने का हमें मौलिक अधिकार दिया गया है। अगर कोई हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, यानी कि
गंदा करता है तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि क्या है कि वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। ये नहीं है कि कोई हमारे घर के अंदर धुआं छोड़ रहा है तभी हम जा सकते हैं। अगर आसपास कोई नुकसान पहुंचा रहा है और वो इस कारण से पहुंचा रहा है कि कुछ इतना ज़रूरी नहीं है, वो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए क्या है सबकी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा है, तो हम उसके खिलाफ ये कंप्लेंट भी हो सकती है। अगर वो नहीं माने तो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि क्या है ये डायरेक्टली हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। हमें स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार है और वो हमारी वायु को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, हमारे वातावरण को खराब कर रहा है। इसके तहत है प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार। तो अगर कोई जल को प्रदूषित करता है, वायु को प्रदूषित करता है, तो किसी तरह का प्रदूषण है तो हम उसके खिलाफ भी क्या है कार्रवाई करवा सकते हैं। ये भी हमारा क्या है मौलिक अधिकार है। विदेशी यात्रा करने का अधिकार, अगर हम कहीं विदेश में घूमना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, कोई हमसे हमारा अधिकार नहीं छीन सकता। एक टाइम पर क्या था कि इंदिरा गांधी जी कहीं विदेश में यात्रा के लिए जा रही थी और किसी मीटिंग में जा रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या था उस टाइम पे उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, उनको उनका पासपोर्ट ही नहीं दिया। तो उसके खिलाफ क्या है इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये गलत है, किसी को विदेश में अगर यात्रा करनी है तो वो उसका क्या है मौलिक अधिकार है और सरकार उसको रोक नहीं सकती। तो वो क्या है सरकार के खिलाफ फैसला गया था तब उस टाइम पे, क्योंकि सरकार क्या है हमारे मौलिक अधिकारों का उस टाइम पे क्या है उल्लंघन कर रही थी। तो हमें जो विदेश में यात्रा करने का अधिकार क्या है हमारा मौलिक अधिकार है। महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का भी मौलिक अधिकार है। अगर कोई महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करता है, उनकी इंसल्ट करता है, तो वो क्या है उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाई जा सकती है। तो ये क्या है उनको आदर भाव का, सम्मान का मौलिक अधिकार मिला हुआ है। तो ये किस में आता है हमारे अनुच्छेद 21 में इसको रखा गया है। आगे देखते हैं। इसके साथ ही क्या है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही इसे भी क्या है आपातकाल में समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान किया गया था। यानी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दोनों हमारे ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, कभी थोड़े समय के लिए भी रोका नहीं जा सकता। ये हर कंडीशन में किसी भी स्थिति में हमारे लागू रहेंगे। हम इन मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है, सरकार इनको रोकती है या कोई आम आदमी भी इनका हनन करता है, तो हम उसके खिलाफ कभी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके साथ ही आगे देखते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षा का अधिकार है वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के तहत इसका उल्लेख मिलता है। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है हमारे नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में भी आता है और जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उसमें 51 के में भी इसका उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही जो 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया था उसके तहत अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया था। यानी कि जो अभी मौलिक अधिकार हमने पढ़ा 19 क में देखा था कि जो शिक्षा का अधिकार था 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन का जो अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार है, वो सब क्या है ये 19 क में रखा गया है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही इसमें ऐड किया गया था। और इसके साथ ही ये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में भी पारित इसको किया गया और ये जो लागू हुआ था कब से हुआ था, ये कानून 1 अप्रैल 2010 से ये लागू किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 22 जो हमारा अगला मौलिक अधिकार आता है अनुच्छेद 22। इसमें क्या कहा गया है कि गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है। तो अभी इसमें हमारे कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है वो देखते हैं। इसमें कहा गया है कि हिरासत दो तरह की होती है। हम किसी व्यक्ति को जब पुलिस हिरासत में लेती है वो दो तरह से होता है। एक होता है एक व्यक्ति को दंड मिलता है जिसे अदालत में दोषी ठहराया जाए उसका, यानी कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है किसी जुर्म में और अगर अदालत ने उसे दोषी ठहरा दिया है और उसको सज़ा दे दी गई है, उसको दंड दे दिया गया है, तो एक तो वो होता है। दूसरा होता है निवारक हिरासत, जिसमें बिना अदालत में सुनवाई के हिरासत में रखा जाता है। यानी कि उस व्यक्ति की अदालत में कोई सुनवाई नहीं हो रही फिर भी पुलिस क्या है अपने पास उसको हिरासत में रखी हुई है, उसको बोलते हैं निवारक हिरासत। और गिरफ्तार अगर कोई व्यक्ति किया गया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, तो उसके पास कौन से मौलिक अधिकार हैं, क्या क्या उसको अधिकार मिले हुए हैं, अभी हम वो देखते हैं। इसमें कहा गया कि जज के सम्मुख 24 घंटे में पेश होने का अधिकार है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर
उसको जज के सामने पेश करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करती है पुलिस, तो वो क्या हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हमारा अनुच्छेद 22 भी ये कहता है और इसके साथ ही सीआरपीसी की धारा 57 के तहत भी इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं DK बसु दिशा निर्देश। इसमें कहा गया पुलिस और अन्य एजेंसियां द्वारा किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के दौरान पालन करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विशिष्ट आवश्यकताएं एवं प्रक्रियाएं आती हैं। यानी कि इसमें कहा गया है, यानी कि अगर कोई पुलिस वाली संस्था, जो पुलिस संस्था है, पुलिस वाले हुए या कोई भी अन्य एजेंसी है जैसे CBI वगैरह, तो कोई भी संस्था पुलिस है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, तो उसकी गिरफ्तारी की है, हिरासत में लिया, उससे पूछताछ कर रहे हैं, उस सभी के दौरान जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किए कर रखे हैं, किसी चीज़ को लेके एक प्रक्रिया जो बना रखी है, उसी के तहत वही जो प्रक्रिया है उसको पालन किया जाएगा। पुलिस या कोई भी एजेंसी उस प्रक्रिया को बाधित करके उस प्रक्रिया के से अलग जाके कोई अपना अलग डिसीजन नहीं ले सकती। ये सब क्या है कि उनको इस जो प्रक्रिया हमें दी है, जैसे कि 24 घंटे के अंदर उनको क्या है जज के सम्मुख है जो पेश करना होगा। तो ये सब क्या एक प्रक्रिया है और इसका पालन करना सभी एजेंसीज के लिए, सभी पुलिस के लिए ज़रूरी है और ये हमारा क्या है मौलिक अधिकार है। उसके बाद देखते हैं आगे। लेकिन एक कानून है हमारा रासुका, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आता है। इसमें कहा गया है कि निवारक जो नज़रबंदी होता है यानी प्रिवेंशन डिटेंशन, इसमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि किसी पे व्यक्ति को शक भी होता है कि भविष्य में ये कोई अपराध कर सकता है या करने वाला है, तो उसके लिए अगर उसको हिरासत में ले लिया जाता है पहले ही, कोई अपराध करने से पहले ही, तो उसे बोलते हैं निवारक नज़रबंदी। यानी कि जब पुलिस को ये लगता है कि भाई ये कोई अपराध करने ही वाला है, ज़रूर करेगा ये, तब उसमें निवारक नज़रबंदी के तहत उसको हिरासत में ले लिया जाता है। तो इस पे कोई ये नहीं है कि उस केस में हम उसको ये कहेंगे कि भाई क्यों लिया, हमारा कसूर क्या है, इस तरह से हम पूछ सकते हैं। लेकिन ये कारण हो सकता है अगर हमने कोई अपराध नहीं किया है लेकिन हमारी कोई मंशा और वो किसी को पता चल जाती है, तब भी हमें हिरासत में लिया जा सकता है अपराध करने से पहले। तो अभी तक हमने क्या देखा, ये हमारा जो आर्टिकल 22 के साथ ये जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो समाप्त होता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक जो हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो आज हमने क्या किया, अनुच्छेद 19 पढ़ा, जिसमें हमने अनुच्छेद 19 का भाग 1 था जिसमें A से लेके G तक, जिसमें F नहीं था, वो सभी अधिकार देखे, जिसमें मैं अभी अपने विचारों की अभिव्यक्ति थी, सभा करने की अभिव्यक्ति थी, संगठन बनाने की अभिव्यक्ति थी, कहीं भ्रमण करने की अभिव्यक्ति थी और कहीं भी जाके निवास करने की अभिव्यक्ति थी, और के साथ साथ हमें वहाँ पर अपना कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई थी। फिर हमने 20 में देखा था आगे कि किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में जो हमें प्रावधान किया गया था आर्टिकल 20 में आता है। आर्टिकल 21 में क्या था, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता था उसका अधिकार मिला हुआ था। और आर्टिकल 22 में हमने अभी देखा लास्ट गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, जिसमें हमने देखा कि हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं अगर हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वो सब क्या चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, इसके बाद मौलिक अधिकार हैं जो कल की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है हमारा पॉलिटी का, ये हमारी डेली लाइफ में भी काम आता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।